अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉज। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये सो फार एज द सर्किट्स और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आर कंसर्न्ड। तो सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस क्या है तो मैं वही बता दूंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है हमारे पास, उनमें से कुछ सर्किट्स सिंपल होते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और जो सिंपल सर्किट्स होते हैं तो सिंपल सर्किट्स को हम खाली ओम्स लॉ से सॉल्व कर सकते हैं अलॉन्ग विद लॉज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, वो हम यूज करते हैं अलॉन्ग विद ओम्स लॉ। तो हम एक सिंपल सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट उसको हम कहते हैं जिसको हम ये नहीं बता सकते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है वो सीरीज में है या पैरेलल में है, ठीक है ना। जिसमें इसमें जो सर्किट कंपोनेंट्स है वो सीरीज में है पैरेलल में है, और जिसमें हम बता सकते हैं सर्किट कंपोनेंट सीरीज में है या पैरेलल में है उसको सिंपल सर्किट कहते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए ओम्स लॉ हमारे पास काफी है, ठीक है ना। मगर जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा उसमें हम नहीं बता सकते हैं कि जो कंपोनेंट्स होते हैं सर्किट कंपोनेंट वो सीरीज में है या पैरेलल में, तो ऐसे सर्किट को हम ओम्स लॉ से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सर्किट को सॉल्व करने के लिए रॉबर्ट किरचॉफ ने 1842 में he put forward two important laws which were called Kirchhoff's circuit laws। उनको Kirchhoff's circuit laws कहा जाता है, ठीक है। तो दो लॉ उसने दिए किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चाहे सर्किट में जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो, जैसे कि रेजिस्टर हो, कैपेसिटर हो, ठीक है ना, तो ऐसे सर्किट को हम सॉल्व कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ किरचॉफ सर्किट लॉज। तो किरचॉफ, अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे किरचॉफ सर्किट लॉज क्या है। तो जो किरचॉफ सर्किट लॉ, देयर आर टू लॉज, उसने दो लॉ बता दिए। वन इज द फर्स्ट लॉ Kirchhoff's first law. This Kirchhoff's first law is also called current law. इसका एक नाम करंट लॉ भी है। It is also called जंक्शन लॉ। इसको जंक्शन लॉ भी कहते हैं। लॉ और रूल, लॉ के बदले रूल भी हम कह सकते हैं, करंट रूल और जंक्शन रूल या करंट लॉ और जंक्शन लॉ भी इसका नाम है। तो दिस इज द फर्स्ट वन। अब दूसरा जो है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, पहले यही फर्स्ट लॉ हम डिस्कस करेंगे, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। करंट लॉ और जंक्शन लॉ भी इसका नाम है, करंट रूल और जंक्शन रूल भी कह सकते हैं। तो इसको करंट लॉ क्यों कहते हैं? बिकॉज इट डील्स विद द करंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट्स होती है उसके साथ ये डील करता है, उनके दरमियान क्या रिलेशन है, ठीक है ना, वो ये बता रहा है। तो इसीलिए इसको करंट लॉ कहते हैं। जंक्शन लॉ इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज एप्लीकेबल एट ए जंक्शन। जो सर्किट होगा सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलेक्ट ए पॉइंट इन द सर्किट, एक पॉइंट जिसका नाम है जंक्शन। सो जंक्शन इज अ पॉइंट वेयर टू और मोर कंडक्टर्स आर कनेक्टेड टुगेदर इलेक्ट्रिकली। तो जंक्शन उस पॉइंट का नाम है जहां पे दो या दो से ज्यादा कंडक्टर्स आपस में मिले होंगे, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होंगे, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं जंक्शन। सो सपोज यहां पे लेट अस कंसीडर एक वायर यहां से आ रही है, दूसरी वायर यहां से आ रही है, दे आर मीटिंग ईच अदर एट अ पॉइंट। तो यहां से एक और वायर जा रही है, यहां से दूसरी वायर, यहां से एक और वायर से जा रही है, ठीक है। इसमें भी कुछ रेजिस्टेंस होगी, यहां से भी कुछ रेजिस्टेंस होगी, यहां से भी कुछ रेजिस्टेंस होगी। एंड देयरफॉर दिस पॉइंट वेयर ऑल द 5 वायर्स आर जॉइनिंग टुगेदर इलेक्ट्रिकली आर कॉल्ड जंक्शन। जे से हम इसको रिप्रेजेंट, जे इज द जंक्शन हियर। एंड देयरफॉर जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है इट इज एप्लीकेबल फॉर द जंक्शन। जंक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये एक रजिस्टर है, इसी तरह से दूसरी, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने जंक्शन दिखा दिया 5 रजिस्टर के दरमियान, 5 वायर्स के दरमियान, 5
wires are connected together at the junction G. Okay, and सर्किट जो है, अब यहाँ से कुछ करंट आ रही होगी, कुछ वायर्स है जहां से करंट जा रही होगी टुवर्ड्स द जंक्शन, और कुछ वायर्स ऐसे होंगे जहां से करंट जा रही होगी फ्रॉम द जंक्शन. जैसे कि मान लीजिए ये इसमें से जो फर्स्ट वायर है I1 इज द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन. यहाँ से करंट मान लीजिए जा रही है टुवर्ड्स जंक्शन, सपोज I2 यहाँ से निकल रही है, सपोज I3 यहाँ से आ रही है, सपोज I4 यहाँ से जा रही है, सपोज I5. ठीक है ना. किसी वायर से करंट जंक्शन की तरफ आएगी, किसी वायर से जंक्शन से करंट निकलेगी बाहर. ठीक है. ओके, तो दिस इज व्हाट वी कॉल जंक्शन. तो ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ, इसे जंक्शन पे हम अप्लाई करते हैं. तो इन करंट्स के दरमियान ये बताएगा रिलेशन क्या है. सो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ, द algebraic sum of currents meeting at a junction is always equal to the zero. Algebraic sum of currents. ठीक है ना. Algebraic sum of currents. जितने भी करंट्स थ्रू द वायर्स मीट कर रहे हैं एट ए जंक्शन, ठीक है, तो उनका जब हम algebraic sum लेते हैं वो हमेशा जीरो आता है. दिस इज व्हाट वी कॉल किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ. याद रखना. सो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ, current law or junction law, the algebraic sum of currents meeting at a junction is always equal to zero. ये हमेशा जीरो के बराबर होता है. ठीक है. तो जब हम ये लॉ यूज करते हैं तो इसमें हम साइन कन्वेंशन भी इसके साथ जुड़ा है, साइन कन्वेंशन भी यूज करते हैं. साइन कन्वेंशन, जो साइन कन्वेंशन हम यूज करते हैं यहाँ पे, तो साइन कन्वेंशन आप दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं. दो तरीके हैं, दो में से एक ही आपको सिलेक्ट करना है. नंबर 1, करंट्स एंटरिंग द जंक्शन. जो करंट जंक्शन में जाती है, ठीक है, करंट्स एंटरिंग द जंक्शन और टेक एज पॉजिटिव. जो करंट जंक्शन में जाती है वो हम पॉजिटिव लेते हैं. ठीक है ना. और करंट्स लीविंग द जंक्शन, जो करंट जंक्शन से बाहर निकलती है, और टेकन एज नेगेटिव. उनको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव साइन को रखते हैं. वो उस करंट को हम नेगेटिव कहते हैं, या उल्टा भी कह सकते हैं. जो दूसरा तरीका है उल्टा. करंट्स एंटरिंग द जंक्शन अगर हम नेगेटिव लेंगे, देन करंट्स लीविंग द जंक्शन हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा. ठीक है ना. अब एक ही याद रखना, करंट्स एंटरिंग द जंक्शन और टेकन एज पॉजिटिव, वाइल एज करंट्स लीविंग द जंक्शन वो हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे. इज दिस क्लियर? ये साइन कन्वेंशन है. तो अगर यही किरचॉफ्स सर्किट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ हम यूज करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट लॉ या करंट लॉ, तो व्हाट विल गेट द करंट किरचॉफ्स करंट लॉ, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स. इनका अलजेब्रिक सम लेना. जब हम कहते हैं अलजेब्रिक सम तो साइन कन्वेंशन जरूरी होती है. जब हम कहेंगे सम तो वहां पे साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल नहीं होता है. अलजेब्रिक सम जब हम कहते हैं तो वहां पे हम साइन कन्वेंशन भी इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे अलजेब्रिक सम, तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स, कौन कौन सी करंट है? I1. ठीक है. ये करंट कहाँ जाती है? टुवर्ड्स जंक्शन, तो ये पॉजिटिव आएगी. फिर है I2. ये कहाँ जाती है? टुवर्ड्स द जंक्शन. यहाँ पे देखिए I2 इज एंटरिंग द जंक्शन, देयरफॉर इट इज टेकन एज पॉजिटिव. ठीक है. यहाँ पे मैं लिखूंगा I1 इज एंटरिंग द जंक्शन, ये पॉजिटिव होगी. I2 इज एंटरिंग द जंक्शन, ये भी पॉजिटिव. I3 इज लीविंग द जंक्शन, ये नेगेटिव. I4 इज एंटरिंग द जंक्शन, पॉजिटिव. I5 लीविंग द जंक्शन इज टेकन एज नेगेटिव. तो इनका अलजेब्रिक सम ले लेंगे. I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस प्लस I4 minus I5. This always comes out to be 0, algebraic sum. Or we can write it as I1 plus I2 plus I4. जो नेगेटिव करंट्स है वो हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड,
ये बनेगा यहाँ से पॉजिटिव, I3 ये शिफ्ट करेगा राइट से, प्लस बनेगा I5, ठीक है। सो व्हाट इज I1, I2, I4? These are the currents, total current which are entering the junction. I1 is entering the junction, I2 is entering the junction, and I4 is entering the junction, ठीक है। These are the currents which are entering the junction. So इनका सम ले लेते हैं तो इसको कहते हैं total current entering the junction, या सम। यहाँ पे अलजिसम कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ currents entering the junction is equal to the I3 I5 क्या है, ये वो दो करंट्स है जो जंक्शन से बाहर आती है, खाली दो वायर से बाहर आती है, एक यहां से एक यहां से, ठीक है ना। तो दिस इज सम ऑफ करंट्स leaving the junction. Sum of currents entering the junction is equal to sum of currents leaving the junction. Is this clear to you? So it means that जो total current through different wires आएगी towards the junction, वो होगी बराबर total current जो junction से निकलती होगी through different wires, different other wires. Is this clear to you? ठीक है ना। तो Kirchhoff's first law may also be stated as sum of currents entering the junction is always equal to the sum of currents leaving the junction. तो जब हम ये स्टेटमेंट देंगे तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे साइन कन्वेंशन हम यूज नहीं करते। तो अगर ये स्टेटमेंट देंगे तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करना होता है, यहाँ पे साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है फर्स्ट लॉ, बहुत ही सिंपल लॉ है ये। तो ये जो फर्स्ट लॉ है, let me tell you one thing, it is based on, अब देखिए बेटा, currents entering the junction. What is current? Electric current का मतलब क्या है? What is current? Electric current. Electric current is flow of charge per unit time, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो जब टोटल करंट हम कहते हैं सम ऑफ करंट एंड जंक्शन, तो इसका मतलब है टोटल चार्ज कितना पर यूनिट टाइम एंटर होता है टू जंक्शन जे, मूव कर रहा है टुवर्ड जंक्शन जे, ठीक है ना। वो होगा बराबर टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम लीविंग द जंक्शन। इन अदर वर्ड्स सम ऑफ करंट हम कह सकते हैं टोटल चार्ज लीविंग द junction is equal to total charge entering the junction per unit time. Is this clear? तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना चार्ज पर यूनिट टाइम आ रहा है उतना ही चार्ज पर यूनिट टाइम निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि यहां से कुछ चार्ज आ जाए तो यहां से ज्यादा चार्ज निकले, यहां से कम चार्ज आ जाए यहां से ज्यादा चार्ज निकले, यहां से ज्यादा चार्ज आए तो यहां से कम चार्ज निकले, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, जितना चार्ज आता है उतना ही चार्ज वापस निकलता है, ठीक है। इज दिस क्लियर? तो जो जितना चार्ज एंटर होता है उतना ही चार्ज यहां से निकलता है। इज दिस क्लियर? न चार्ज कहीं से क्रिएट होता है न चार्ज कहीं से डिसअपियर होता है। सो इसमें हमें ये पता चलता है न चार्ज क्रिएट होता है कहीं से, न चार्ज डिसअपियर होता है। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इज दिस क्लियर? न यहाँ पे कोई सोर्स है न यहाँ पे कोई सिंक है, न ये जो जंक्शन है न ये सोर्स एक्ट करता है न ये सिंक एक्ट करता है। तो दिस इज देयरफॉर द फर्स्ट लॉ is based on what? It is based on law of conservation of charge. The first law is based on the principle of conservation of electric charge. This is the first law. ठीक है ना? बहुत ही सिंपल लॉ है। अब इसके बाद दूसरा लॉ हम डिस्कस करेंगे, वो थोड़ा सा इससे समझने में उसको थोड़ी बहुत परेशानी होगी, मगर मैं बहुत कोशिश करूंगा उसको इजीली
प्रेजेंट करूं ताकि आपको अच्छी तरह से वो समझ आ जाए। नाउ द सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ। जो किरचॉफ सेकंड लॉ है, इट इज अबाउट द वोल्टेजेस। पहला लॉ था अबाउट द करंट्स एंड द सेकंड लॉ इज अबाउट वोल्टेजेस यानी पोटेंशियल डिफरेंसेस। सेकंड लॉ, सो देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड वोल्टेज लॉ। इसको वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, वोल्टेज रूल भी कहते हैं, ठीक है ना। लॉ और रूल, लॉ और रूल, दो रूल्स दे दिए उसने जिनको हम किरचॉफ सर्किट रूल्स या सर्किट लॉज कहते हैं। यहाँ पे भी इसी तरह से वोल्टेज लॉ या वोल्टेज रूल कहते हैं। और ये एप्लीकेबल है कहाँ पे, या पहले वाले में हम जंक्शन लेते थे, मगर इसमें हम लेंगे क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड लूप लॉ या मैश, क्लोज्ड मैश, ठीक है ना। मैश लॉ, मैश भी कह सकते हैं, लूप भी कह सकते हैं, क्लोज्ड लूप लेते हैं, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड लूप लॉ। लूप लॉ, तो लूप किसको कहते हैं, यहाँ पे एक सर्किट बनाते हैं हम, एक सर्किट यहां से ले लेंगे हम, okay, it is negative here, this positive, this negative, this positive, it is a circuit. ये this is a complicated circuit. अब लूप किसको कहते हैं, लूप हम कहते हैं अगर इस एक जंक्शन से स्टार्ट करेंगे, ये जंक्शन ले लेंगे, इसे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, ये बढ़ रहा है, यहां से जाएंगे, फिर यहां से मूव करेंगे यहाँ, फिर यहां से मूव करेंगे इस पॉइंट पर, फिर वापस यहाँ पे आएंगे। दिस इज कॉल्ड वन क्लोज्ड लूप। एक लूप बनता है, एक और लूप यहां से बढ़ रहा है, एक और लूप इस तरह से बनेगा, बड़ा लूप, ठीक है ना। अगर हम बड़ा सा लूप ले लेंगे, जैसे कि ए नाम रखेंगे इसका, ए बी सी डी ई एफ एंड ए, दिस इज बिगर लूप, ठीक है ना। इट कंटेन्स दिस रजिस्टर, दिस रजिस्टर, दिस रजिस्टर, these two cells and this register, okay। और उस लूप में ये रजिस्टर नहीं आती है। अगर हम छोटा सा लूप कंसिडर करेंगे, सपोज ये है दिस R1, दिस R2, दिस R3, दिस R4, दिस R5, ठीक है, या R5 इसका नाम रखेंगे, या R4 इसका नाम रखेंगे, ओके। सो दीज आर द रजिस्टर्स इन दिस सर्किट, इन दिस नेटवर्क, ठीक है ना। अगर हम ये छोटा सा लूप ले लेंगे तो इसमें आती है ये रजिस्टर R1, R5 और ये सेल, बैटरी और सेल और ये रजिस्टर। अगर हम ये वाला लूप ले लेंगे, उसमें ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, ये रजिस्टर और ये सेल आती है। सो 3 पॉसिबल क्लोज लूप्स आर देयर। एक पूरा लूप ले सकते हैं, दूसरा ये लूप, तीसरा ये लूप, ठीक है ना। इसको कहते हैं लूप। तो जब हम वोल्टेज लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ यूज करते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज करते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो हैव सेलेक्ट ए लूप, पहले हम लूप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो उस लूप के लिए हम ये यूज करते हैं फिर, ठीक है। तो देयरफॉर इट्स आल्सो कॉल्ड लूप लॉ और मैश लॉ, इसलिए हम इसको लूप लॉ भी कहते हैं और मैश लॉ भी कहते हैं। इज दिस क्लियर? ओके। एंड नाउ ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है ये क्या कहते हैं, इसकी स्टेटमेंट देंगे आप। फॉर एनी क्लोज्ड लूप, किसी भी क्लोज्ड लूप के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक कंडीशन, एक और कंडीशन है, जो भी लूप होगा, जो सर्किट होगा, सर्किट का ये कोई सर्किट होगा, कोई नेटवर्क, उसमें से छोटा सा लूप होगा या बड़ा सा लूप होगा, तो सर्किट शुड बी क्लोज्ड। मैंने कि पहले जो कंडीशन है, इसके लिए ये कंडीशन है कि पहले सर्किट क्लोज होना चाहिए। जब क्लोज सर्किट होगा तभी करंट फ्लो हो जाएगी, ठीक है, तभी इसमें इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है ना। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, सर्किट शुड बी क्लोज्ड, ओके। एंड फॉर एनी क्लोज लूप, अब क्लोज लूप की बात कर रहा हूं। क्लोज लूप का मतलब नहीं है क्लोज सर्किट, क्लोज लूप का मतलब है हमें ए से स्टार्ट करना है और वापस ए तक पहुंचना है, तो पाथ होनी चाहिए, कंप्लीट पाथ होनी चाहिए। क्लोज लूप उसी को कहते हैं। अगर बीच में ब्रेक होगी तो उसको क्लोज लूप नहीं कहेंगे। अगर मैं मूव करूंगा ए टू बी, बी टू ई टू एफ, तो इसको क्लोज लूप नहीं कहेंगे। हमें ए से स्टार्ट करना है, वापस ए तक पहुंचना है। अगर मैं बी से स्टार्ट करूं, यहां से जाऊं तो बी तक वापस पहुंचना है, इसको क्लोज लूप कहते हैं।
फॉर एनी क्लोज लूप दिस इज द कंडीशन क्या algebraic sum of changes in potential is always equal to 0. ठीक है ना algebraic sum of changes in potential या potential differences we can say potential difference changes in potential across all the components in the loop is always equal to 0. मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी या चेंज आ जाए जब हम मूव करें फ्रॉम ए टू बी यहां से पोटेंशियल चेंज हो जाएगी यहाँ पे एक पोटेंशियल यहां से दूसरा पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल मींस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द आर ठीक है देन गो फ्रॉम बी टू ई यहाँ पे एक पोटेंशियल है यहाँ पे दूसरा पोटेंशियल है ठीक है ना तो उसमें जो डिफरेंस होगी उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर ठीक है इसी तरह से जब हम मूव करेंगे यहां से यहां तक इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेल के अक्रॉस भी वी आर गोइंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा ठीक है ना देन मूव फ्रॉम यहां से पोटेंशियल चेंज या पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो जब हम मूव करें एफ टू ए तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पे एक पोटेंशियल होगा यहाँ पे दूसरा पोटेंशियल उनके दरमियान चेंज क्या होगी दैट विल बी इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर आर ठीक है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 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 तो सब जो इसमें एलिमेंट्स आते हैं जो कंपोनेंट्स आते हैं इस लूप में उनका जो अलजेब्रिक सम ले लेंगे अलजेब्रिक सम का मतलब है साइन कन्वेंशन यहाँ भी यूज करना पड़ेगा वो बाद में बता देंगे तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स इन द सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू 0 या वी कैन से द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल्स ठीक है ना throughout the loop is always equal to 0 ठीक है या कहेंगे अगर हम इस तरह से अगर ए से स्टार्ट करेंगे यहां से यहां तक तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ऑब्वियसली बी से ई पोटेंशियल डिफरेंस होगा ई से एफ पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहां से पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो 4 आर्म्स आर देयर अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसका हम सम करेंगे इनका अलजेब्रिक सम तो हमेशा 0 होगा ठीक है ना समझ में आ रहा है ना तो इसी तरह से या इस तरह से कहेंगे व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points in the electrostatic field is defined as the amount of work done in moving unit charge from one point to another point हमें यहां से 1 यूनिट चार्ज यानी 1 कूलम चार्ज ले लेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तो उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ठीक है ना अब अगर ये पॉइंट्स दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे ए भी वही है बी भी वही है ठीक है ना तो हमें चार्ज लेना है इसी पॉइंट से इसी पॉइंट पे रखना है व्हाट इज वर्क डन सो नो वर्क इज टू बी डन एज इज क्रिएटिव ठीक है तो जब हम ए से चार्ज ले लेंगे वापस रखें ए पर व्हाट इज वर्क डन इज 0 इन द कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ऑल द कंपोनेंट्स इन द क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0 जब हम वापस ए पर पहुंचेंगे अगर ए से बी तक जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कभी 0 नहीं होगा जब हम ए से ई तक जाएंगे वो भी 0 नहीं हो सकता इसी तरह यहां तक जाएंगे वो भी 0 नहीं हो सकता ठीक है ना जब हम वापस ए तो ये क्लियर है कि वहां जब ए से स्टार्ट करें ए पर ही पहुंचेंगे तो ये क्लियर है कि वो हमेशा 0 होगा ठीक है तो यहां पे क्लियर नहीं है कि अगर हम यहां से यहां जाए तो ये तो ऑब्वियस है यहां 0 नहीं हो सकता अगर यहां से यहां तक जाएंगे तो कभी 0 भी हो सकता है कभी नहीं भी हो सकता है ये डिपेंड कर रहा है मगर जब हम ए से स्टार्ट करेंगे वापस ए पर पहुंचेंगे इट इज will always be 0 the algebraic sum of all the potential differences or the change in potentials will always be equal to 0 this is what we call Kirchhoff's second law ठीक है ना तो दूसरी स्टेटमेंट भी है इसकी तो वो इस तरह से है अगर हम यहां से मूव करेंगे रजिस्टर आ रही है यहां से भी रजिस्टर तो रजिस्टर में क्या होगा एनर्जी कंज्यूम्स तो सेल क्या करती है ये एनर्जी सप्लाई करती है सेल का काम है एनर्जी सप्लाई करना ये सप्लाई करेगी एनर्जी ठीक है ना तो वो जो जितनी एनर्जी सप्लाई करेगी वो सारी एनर्जी इस सर्किट में कंज्यूम हो जाएगी आधी एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगी आधी यहाँ ठीक है ना इट सप्लाइज एनर्जी इन मूविंग यूनिट चार्ज जब हम कहते हैं इसका वोल्टेज मान लीजिए इट इज 6 वोल्ट बैटरी अगर हम कहेंगे 6 वोल्ट बैटरी तो 6 वोल्ट का मतलब है इट सप्लाइज 6 जूल एनर्जी इन मूविंग 1 कूलम चार्ज 1 अराउंड कंप्लीट सर्किट ठीक है ना जैसे पहले भी मैंने बता दिया तो वो एनर्जी कंज्यूम हो जाती है सर्किट में ठीक है
तो इसके हिसाब से अगर हम सेल्स अलग कंसिडर करेंगे, बैटरीज अलग कंसिडर करेंगे, और जहां से एनर्जी सप्लाई होती है, और रेजिस्टर्स अलग कंसिडर करेंगे जहां पे एनर्जी कंज्यूम होती है, तो हम इस तरह कह सकते हैं, और algebraic sum of EMFs throughout the loop. एक लूप लेना है for any closed loop. The algebraic sum of EMFs throughout a closed loop is always equal to the algebraic sum of EMF का मतलब है जो सेल एनर्जी सप्लाई करती है। ये मान लीजिए इसका EMF है E1, इसका EMF है E2, ठीक है। अगर पूरा लूप ले लेंगे, बड़ा सा लूप, इतना बड़ा लूप ले लेंगे, तो उसमें दो सेल्स आती है, इनका EMF लेना है, सम करना है उनका, अलजेब्रिक सम, सम नहीं अलजेब्रिक सम, यानी कि EMF पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो इनका अलजेब्रिक सम लेना है। अलजेब्रिक सम ऑफ EMFs, ऑल द EMFs, ठीक है, इन द क्लोज लूप, थ्रू आउट द क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू द, वो जो एनर्जी सप्लाई करेंगे वो कहां पे कंज्यूम हो जाएगी, थ्रू दीज रेजिस्टर्स, इज ऑलवेज इक्वल टू द potential differences across all the resistors in the loop. इस लूप में जो भी रेजिस्टर्स है उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसके बराबर होगा, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, EMFs इज इक्वल अलजेब्रिक सम ऑफ, अगर इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना होगा वो किसके बराबर होगी, इसमें कितनी करंट जा रही है, ठीक है ना। Suppose I is the current flowing through it. Suppose I1 is the current flowing through it. So what will be the potential difference? I1 R1. इस तरह से यहाँ पे जो इसमें करंट फ्लो होगी इंटू रेजिस्टेंस, इसमें कितनी रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस होगी, रेजिस्टेंस इंटू करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। सो वी कैन राइट एज I R. In general, I can be current through this resistor or through this resistor or through the resistor, ठीक है। And what is R? R is रेजिस्टेंस, चाहे इसकी रेजिस्टेंस हो इसकी रेजिस्टेंस, जितने भी लूप में रेजिस्टेंस आती है, ठीक है ना, इस तरह भी लिख सकते हैं। सो Kirchhoff's voltage law may also be stated as the algebraic sum of EMFs throughout the loop, throughout the closed loop, is always equal to the algebraic sum of products of resistances, और I लिखेंगे इस तरह से, resistances, IR भी लिख सकते हैं, is always equal to the product of resistances and the respect to currents, उनमें कितनी करंट फ्लो होगी, algebraic sum of resistances and the respect to currents, algebraic sum of various resistors, जो इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंसेस होगी, algebraic sum of various resistances and the respect to currents, ठीक है, flowing in the closed loop. Is this clear? to दोबारा बताएंगे, Kirchhoff's voltage law may also be stated as the algebraic sum of EMFs is always equal to the algebraic sum of products of various resistances and the corresponding currents and the respective currents flowing through them and the respective currents flowing through them throughout the closed loop. Throughout the closed loop. इसको हम कहते हैं Kirchhoff's voltage law. ये इसकी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट मैंने बता दी, ठीक है ना। ओके, तो जब हम ये यूज करते हैं Kirchhoff's वोल्टेज लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, ये सेकंड लॉ है, तो इसके लिए यहां पे भी हमने कहा अलजेब्रिक सम तो साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए अलग साइन कन्वेंशन है, इसके लिए अलग साइन कन्वेंशन, अगर इसके हिसाब से हम डिस्कस करेंगे तो इसके लिए अलग सेपरेट साइन कन्वेंशन होगा, तो अगर ये इसके हिसाब से डिस्कस करेंगे तो इसके लिए अलग से साइन कन्वेंशन होगा, ठीक है। तो इसके लिए साइन कन्वेंशन क्या है, अगर इसके हिसाब से डिस्कस करेंगे तो दोनों में फर्क नहीं है, ठीक है। अगर हम ये शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड तो साइन कन्वेंशन ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी, EMF क्या है, ये भी चेंज इन पोटेंशियल है, और एंड I का ये भी चेंज इन पोटेंशियल ही है, तो जब हम इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये बनेगा, ये लॉ, algebraic sum of changes in potentials across all the circuit components, ठीक है, throughout the loop. Is this clear? इसके हिसाब से भी डिस्कस कर सकते हैं, इसके हिसाब से भी, तो इसके हिसाब से साइन कन्वेंशन अलग है, इसके हिसाब से डिफरेंट साइन कन्वेंशन है, तो हम इसके हिसाब से बताएंगे साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन
यूज करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, नंबर 1, सिलेक्ट ए क्लोज्ड लूप। ठीक है ना? एक क्लोज लूप ले लेंगे पहले। क्लोज लूप, ए से स्टार्ट करना है, ए पर वापस पहुंचना। अगर बी से स्टार्ट करें, बी पर वापस पहुंचना। बी यहां से भी जा सकते हैं, यहां से भी जा सकते हैं। ठीक है ना? सिलेक्ट ए क्लोज लूप। और इस क्लोज लूप को असाइन करनी है एक डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये लूप लेंगे हम, इसको एक लूप लेना है। ठीक है ना? तो इस लूप पर हमें मूव करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो उस लूप को आप कैसे मूव करेंगे? या क्लॉकवाइज मूव करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। ठीक है? तो जो हम सिलेक्ट करेंगे क्लोज लूप, उसको हमें डायरेक्शन देनी है। कैसे? मान लीजिए ये लूप मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, ऐसे लाइन से मैं दिखाऊंगा, ऐसे ये मैंने लूप कंसिडर किया। ठीक है? तो मान लीजिए ए से स्टार्ट कर रहा हूं, तो ए से दिखाऊंगा, ऐसे ए से स्टार्ट किया, ए तक वापस। यह है डायरेक्शन ऑफ लूप। तो डायरेक्शन ऑफ लूप मैंने क्या ली? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सिलेक्ट लूप एंड यहाँ पे डायरेक्शन, इसको डायरेक्शन भी देनी है, डायरेक्शन। ठीक है ना? डायरेक्शन फॉर द दिस क्लोज लूप, इट शुड बी इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये है क्लॉकवाइज, इसको भी क्लॉकवाइज दे सकते हैं। अगर हमने डी से स्टार्ट किया तो लूप इस तरह से बनाएंगे, स्टार्ट किया डी से, डी पर ही खत्म होगा इस तरह से। दिस इज क्लोज लूप। तो यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन दे दी हमने? क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज भी दे सकते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर देना होगा तो इस तरह से ए से स्टार्ट करना है, वापस ए तक पहुंचना है, ये एंटी क्लॉकवाइज। इसको भी एंटी क्लॉकवाइज दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। स्टार्ट डी से करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज यहां से जाना पड़ेगा। ये चाहे क्लॉकवाइज आप डायरेक्शन दे दो इस क्लोज लूप की, या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना? अब जो हमने पाथ सिलेक्ट किया क्लोज लूप, यही है पाथ। तो हाँ, अब हमें मूव करना है। ठीक है? जब हम लेंगे अलजेब्रिक सम ऑफ EMFs, तो हमें एक पॉइंट से स्टार्ट करना है, या क्लॉकवाइज मूव करना थ्रू आउट द लूप, या एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे हम थ्रू आउट द लूप। ठीक है? शाबाश। उसके बाद जब हम मूव करेंगे, आप जहां पे सेल आएगी, या चलिए रेजिस्टेंस आएगी। अब जो रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये कभी हम पॉजिटिव लेते हैं, कभी नेगेटिव लेते हैं। ठीक है ना? तो पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है? तो यहां पे मैं लिखूंगा, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स R into I across a resistor in the loop, in the closed loop, in the loop, so selected in the loop is taken as positive. ये हम पॉजिटिव ले लेंगे। If the direction in a loop is taken as positive, if the direction of the path so chosen in going around the going around the loop, is taken positive if the direction of the path so chosen in going around the closed loop
so selected, ठीक है ना. If the direction of the path so chosen in going round the closed loop so selected is same as the direction of current in the resistor. ठीक है. This is the sign convention here for the resistor. Otherwise, नेगेटिव. ठीक है. याद रखना जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी अक्रॉस द रजिस्टर वो कभी हम पॉजिटिव लेते हैं कभी नेगेटिव. तो यहां पे मैंने लिखा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर इन अ लूप इज टेकन एज पॉजिटिव. ये इस लूप में आती है रजिस्टर, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये पॉजिटिव हम ले सकते हैं. कब? इफ द डायरेक्शन ऑफ पाथ सो चूजन, जो हमने पाथ सिलेक्ट किया है ये पाथ, इसकी जो डायरेक्शन है कैसे है, पहले हमें यहां से स्टार्ट करना है. हमें देखनी इसमें करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, इसकी डायरेक्शन है फ्रॉम ए टू बी. ठीक है. पाथ मैंने इस तरह से सिलेक्ट किया. मुझे जाना है पहले ए से एफ, एफ से ई से बी से ए. तो डायरेक्शन ऑफ पाथ ये है, डायरेक्शन ऑफ करंट है दिस पाथ डायरेक्शन. ठीक है. इफ द डायरेक्शन ऑफ द पाथ सो चूजन इन गोइंग राउंड द क्लोज लूप, जब हम क्लोज लूप के राउंड जाएंगे, सो सिलेक्टेड इज सेम होगी एज द डायरेक्शन ऑफ द करंट. सेम होगी एज द डायरेक्शन ऑफ द करंट. वो तो सेम है ही नहीं यहाँ पे. जब सेम होगी उस वक्त क्या लेना है? पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव. ये यहाँ पे अदरवाइज है. देयरफॉर जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर होगी वो होगी माइनस I1 R1. इज दिस क्लियर? अगर सेम डायरेक्शन होती, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है करंट की डायरेक्शन ये है, इन दिस केस सपोज I is the current, I2 is current flowing through this resistor. What is direction of path? हमें जाना है D से C, C से B, B से E, E से D. What is direction of current through this resistor? Direction of path, this is direction of path. What is direction of current? Same है, direction of current I2. So direction of path and direction of current same है. Therefore, the potential difference across the resistor, it is R3I2. It will be taken as positive. ठीक है. तो इसके लिए ये निकलेगा नेगेटिव. Is this clear? According to this sign convention. Okay. अब है तीसरा पॉइंट साइन कन्वेंशन के लिए. अब सेल्स के लिए ये फिर अब यहां से दिखाऊंगा. अब सेल के लिए जो ईएमएफ लेना है, नंबर 3 पॉइंट, ईएमएफ ऑफ ए सेल इज टेकन एज पॉजिटिव. जो ईएमएफ होगा इसके लिए भी साइन कन्वेंशन है. ये हम पॉजिटिव, इसको हमें पॉजिटिव लेना है. इफ द डायरेक्शन ऑफ path so chosen is same is if the direction of the path so chosen, जो हमने path select की, is from negative terminal to positive terminal यानी कि electrode of the cell through its electrolyte. ठीक है ना. मैंने बता दिया साइन कन्वेंशन किस लिए, ईएमएफ के लिए, and also the sign convention for the potential difference across the resistor. Is this clear to you? शाबाश. तो ये याद रखना. और यहाँ पे एक और बात मैं बता दूं, उसके बाद एक सर्किट हम चालू करेंगे. ये जो वोल्टेज लॉ है, अगर कोई लूप ले लेंगे, क्या होता है, एक लूप ले लेंगे यहाँ पे, जो
सोर्स ऑफ ईएमएफ, इसका काम क्या है? इट सप्लाइज एनर्जी, इसका काम है एनर्जी सप्लाई करना। जो एनर्जी सप्लाई करेगा वो इन रजिस्टर्स में कंज्यूम हो जाएगी, जितनी एनर्जी सप्लाई करेगा उतनी ही एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी। देयरफॉर इट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, या इस तरह से जैसे हम पहले भी कहा था मैंने, अगर हम ऐसे मूव करेंगे, यहां से यहां तक कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, फिर यहां से पोटेंशियल चेंज होगा, फिर यहां से पोटेंशियल चेंज होगा, फिर यहां से पोटेंशियल चेंज, जब हम वापस अपने ही पॉइंट पे पहुंचेंगे, व्हाट इज ए नेट वर्क डन? द नेट वर्क डन इज ऑलवेज जीरो। ठीक है ना, इन मूविंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए बैक टू पॉइंट ए, द वर्क डन इज जीरो। Is this clear? In the conservative electrostatic field. So it means that so जो net work done है, it is always zero. So it is based on what? Law of conservation of energy. जितनी एनर्जी सप्लाई करेंगे उतनी ही एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी। अगर 10 जूल एनर्जी सप्लाई की तो 10 जूल एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी सर्किट में, उससे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी या उससे कम एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी। Is this clear to you? So it is based on the law of, it is based on the principle of conservation of energy। ठीक है, ओके। अब एक सर्किट सॉल्व करेंगे, जैसे कि ये सर्किट मैंने दिखा दिया यहाँ पे, तो इसी को सॉल्व करेंगे, इसी को दिखाएंगे, ऐसे बनाएंगे तो कैसे हम सॉल्व करते हैं। अब अप्लाई करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ को एंड करंट लॉ। यहां पे मान लीजिए एक रेजिस्टर है, एक रेजिस्टर यहां से है, एक रेजिस्टर यहां से है, एक रेजिस्टर यहां से, एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, एक रजिस्टर यहां से है। तो यहां से सोर्स ऑफ ईएमएफ दिखाएंगे, ये पॉजिटिव यहां रखेंगे, नेगेटिव यहां। ठीक है, इनके दोनों के नेगेटिव्स मैंने कनेक्ट कर दिए। ऐसा है, कभी इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव भी कनेक्ट करते हैं। सर्किट जिस तरह से सर्किट होगा इस तरह से मैंने दिखा दिया यहाँ पे, दिस पॉजिटिव टर्म, दिस नेगेटिव, दिस पॉजिटिव। ओके, दिस रेजिस्टेंस मान लीजिए 1 ohm resistance, this is 2 ohm resistance, this is 2 ohm resistance, this is 3 ohm resistance। ठीक है, this is 4 ohm resistance। सपोज इनको वैल्यूज हमने दे दिए, तो ये सेल है, इसका ईएमएफ पहले से आपको पता होगा। मान लीजिए दिस इज 10 वोल्ट, ओके, दिस इज 6 वोल्ट बैटरी, ओके, दिस 12 वोल्ट बैटरी। तो ये सर्किट, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ओम्स लॉ हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ओम्स लॉ से ये सॉल्व नहीं हो सकता। सॉल्व करने से मुराद ये है, हमने डिफरेंट ब्रांचेस में हमें बताना है करंट कितनी होगी और हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। जब हमें पता होगी यहाँ से करंट कितनी होगी, तो हम इजीली बता सकेंगे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। इसलिए तो हम एज्यूम करेंगे, हमें यहाँ से जो करंट निकलती है, ये स्ट्रॉन्गर बैटरी है, तो अब हम खुद देंगे डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये स्ट्रॉन्गर बैटरी, तो पॉजिटिव डायरेक्शन से करंट यहाँ से निकलती है। सपोज I1 is the current drawn from this 12 volt बैटरी, ठीक है ना, इट गोज इन दिस डायरेक्शन, तो फाइनली इस जंक्शन पे पहुंचेगी। इनका नाम भी रखेंगे, इसका नाम रखेंगे, देयर आर नंबर ऑफ जंक्शन, दिस A, B, C, D, E, F जंक्शन और नोड भी कह सकते हैं। तो these are the junctions। करंट जा रही है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और बैटरी, गोज थ्रू दिस रेजिस्टर, ठीक है ना। तो इसमें सेम करंट होगी I1, तो यही करंट इसमें जाएगी क्योंकि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, इसमें भी I1 ही करंट होगी, ठीक है। तो यहां पे पहुंचेगी I1 करंट। तो यहां से दिस सपोज 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है ना, तो यहां से I2 करंट निकलेगी, यही I2 करंट जाएगी थ्रू दिस रजिस्टर, यही I2 करंट जाएगी थ्रू दिस रजिस्टर, 3 ओम रजिस्टर। तो ये करंट यहाँ पे पहुंचेगी, यहाँ पे I1 पहुंची यहां से, I2 यहां से। ये I1 और I2 कहां जाएगी? अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ,
दीज आर द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन, ये जंक्शन डी पे आ रही है, तो दोनों करंट्स कहां से निकलेगी? तो ऐसा नहीं है कि ये करंट यहां से ही निकलेगी, ऐसा नहीं, यहां से करंट आ रही है, यहां से करंट जा रही है, एक और पाथ है जहां से ये दोनों करंट्स निकलेगी, ठीक है ना। किरचॉफ्स करंट लॉ, यहां से करंट कितनी निकलेगी? I1 प्लस I2। तो ये हमने किरचॉफ्स करंट लॉ यूज किया एट जंक्शन, ठीक है। और यही करंट यहां से निकलेगी, कितनी करंट निकलेगी? I1 प्लस I2। और जब यहां इस जंक्शन पे पहुंचेगी, हर एक सेल के लिए एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपको याद रखना पड़ेगा। जो भी सेल होगी, जितनी करंट सेल से निकलेगी उतनी करंट उस सेल में वापस एंटर हो जाएगी, उससे कम करंट एंटर नहीं होगी। तो ये नेसेसरी कंडीशन है फॉर द सेल, तो या बैटरी। तो अगर यहां से I1 करंट आ रही है तो यहां वापस इसमें एंटर हो जाएगी I1 करंट। अगर यहां से I2 करंट निकल रही है फ्रॉम दिस सेल, तो इसमें वापस यहां से करंट I2 एंटर हो जाएगी, याद रखना, ठीक है। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ, जब ये करंट इस जंक्शन पे पहुंचेगी ये डिवाइड हो जाएगी, I1 यहां से वापस, I2 यहां से वापस। इज दिस क्लियर? ओके, नाउ वी वुड लाइक टू सॉल्व दिस सर्किट। ओवरऑल यहां से देखेंगे, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे? किरचॉफ्स करंट लॉ तो मैंने सर्किट पे ही यूज किया, अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज करेंगे। तो वोल्टेज लॉ क्या बता रहे हैं? सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना है एक लूप, ठीक है। ये लूप सिलेक्ट करेंगे, डायरेक्शन कैसे लेंगे? ऐसे क्लॉकवाइज, फॉर क्लोज्ड लूप। कहां से स्टार्ट करेंगे? चलिए हम स्टार्ट करेंगे सी से या बी से स्टार्ट करेंगे। चलिए बी से स्टार्ट करेंगे, यहां से दिखाएंगे बी तक वापस, बी सी डी ए एंड वापस बी से स्टार्ट किया, बी तक आ गए हम वापस, इसको कहते हैं क्लोज्ड लूप। फॉर दिस क्लोज्ड लूप, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है? अलजेब्रिक सम ऑफ EMFs is equal to algebraic sum of products of currents and resistances. Okay. अब देखते हैं इस लूप में, is there any source of EMF? Yes, absolutely. One is there. ये है, एक ही सोर्स है। अब देखते हैं, हमें ऐसे मूव करना है, we have to go from B to C, C to D, D to A। जब हमें सेल में से गुजरना होगा तो we have to move from A to B, from lower potential to higher potential. Then what will be the EMF of the cell? It will be positive according to sign convention. क्योंकि sign convention में मैंने बता दिया अभी, the EMF of a cell is taken as positive if we move from lower potential to higher potential through the electrolyte of the cell. ठीक है, तो ये ले लेंगे पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा ये 12 वोल्ट 12। इज दिस क्लियर? कोई और सेल है? नहीं है। इज इक्वल अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ करंट्स एंड रेजिस्टेंसेस। अब यहां से मूव करेंगे, यहां से हमने मूव किया तो फिर जाएंगे बी से सी, इसमें एक रजिस्टर आ रही है, दैट इज 2 ओम। करंट कितनी है? I1 यहाँ पे 2 I1 आएगा, 2 I1 रेजिस्टेंस इनटू करंट। फिर सी से डी मूव करेंगे, व्हाट अबाउट द ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? हियर द डायरेक्शन ऑफ path and the direction of current same, therefore the potential difference across resistance is taken as positive. Is this clear? ये positive आएगा। Now move from C to D. What is the potential difference? Potential difference is in this case resistance is 1 ohm, 1 into I1। इसका भी रखेंगे कुछ, I1 के बदले हम रखेंगे, ये लग रहा है यहाँ पे, चलिए 1 ही रखेंगे, दिस इज 1 into I। अभी पॉजिटिव आएगा नेगेटिव। हियर वी आर गोइंग फ्रॉम सी टू डी, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ करंट? इट इज अगेन फ्रॉम सी टू डी। द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ पाथ और चोजन इज सेम, देयरफॉर ये भी पॉजिटिव आएगा। इज दिस क्लियर? ओके, नाउ गो फ्रॉम डी टू ए। अब डी टू ए मूव करेंगे हम। ओके, द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ पाथ सेम, देयरफॉर ये भी पॉजिटिव आएगा। ओके, व्हाट इज करंट थ्रू दिस रजिस्टर? इट इज I1 प्लस I2। टोटल करंट जो इसमें होगी, इसमें दोनों की करंट है, इसकी आधी करंट इसकी आधी करंट इसमें जा रही है।
हम खाली I1 नहीं दे सकते हैं, हमें देखना टोटल करंट कितनी है, चाहे वो इस बैटरी की वजह से हो, किसी और बैटरी की वजह से हो, टोटल करंट हमें देखना है इसमें। ये इस लूप में आ रहा है तो टोटल करंट देखनी है। ओके, यही इस लूप में भी आएगा, उस वक्त भी यही टोटल करंट लेंगे। I1 प्लस I2 इंटू रेजिस्टेंस, इट इज 4, सो 4 टाइम्स I1 प्लस I2। इज दिस क्लियर? ओके, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। दिस बिकम्स ट्वाइस I1 प्लस I1 प्लस 4 times I1 plus 4 times I2. This will become 12, I1, 3I1 and 4 कितना होगा? 7I1 plus 4I2. Or we can write as 7I1 plus 4I2 equal to 12. This is equation number 1. Okay. How many variables are unknowns are there? There are two unknowns, I1 and I2. तो हमें कम से कम एटलीस्ट 2 इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्यूटिंग I1 एंड I2। तो हम ये बड़ा सा लूप भी ले सकते हैं, छोटा लूप भी ले सकते हैं। अब छोटा लूप ले लेंगे फॉर ए क्लोज्ड लूप। लूप बहुत सारे होंगे, अब डिपेंड कर रहा है कि अननोन्स कितने हैं। अगर अननोन्स 2 होंगे जैसे I1 एंड I2 तो 2 लूप्स लेने हैं हमें अपनी मर्जी से, जो भी 2 लूप्स लेंगे इस सर्किट में, इस नेटवर्क में। एक में आना चाहिए I1, दूसरे में I2 आना चाहिए, दोनों में, या दोनों में एक में I1 I2, दूसरे में भी I1 I2 आना चाहिए। ठीक है। अब अगर 3 अननोन्स होंगे I1 I2 एंड I3 तो तकरीबन 3 लूप्स हमें कंसिडर करने हैं। ठीक है ना। अगर 4 अननोन्स होंगे तो 4 लूप्स कंसिडर करने पड़ेंगे। यहाँ पे 2 अननोन्स है, 2 ही लूप कंसिडर करने हैं, तो तीसरे अभी कंसिडर कर सकते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है ना। फॉर क्लोज लूप कौन सा ले लेंगे आप? DEFAD, यहां से स्टार्ट करेंगे, ऐसे ऐसे ले लेंगे। दिस इज लूप DEFAD, डी से स्टार्ट किया डी तक, दिस इज द क्लोज लूप। ओके, अब इस लूप में देखेंगे क्या है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। EMF, algebraic sum of EMFs is equal to algebraic sum of currents into resistances. ठीक है। Okay, what is EMF? There is only one source of EMF. एक ही बैटरी लगी है, 6 वोल्ट बैटरी। तो हमें कहां से मूव करना है? ऐसे क्लॉकवाइज। तो जब बैटरी में मूव करेंगे we have to move from F to A, F to A. In this case we are moving from what? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है। जब हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं, इन दिस केस EMF इज टेकन एज व्हाट? EMF इज टेकन एज नेगेटिव। तो यहाँ पे आएगा -6। फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल हम मूव कर रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पे लिया था हमने पॉजिटिव, यहाँ पे मूव कर रहे थे हम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है। तो यहाँ पे हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, देयरफॉर नेगेटिव -6 वोल्ट आएगा यहाँ पे। और कोई सोर्स ऑफ EMF है नहीं, 1 वोल्ट। अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ करंट्स एंड रेजिस्टेंसेस। अब यहां से मूव करेंगे, कहां से? यहां से D से E तक। ठीक है। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इज 3 into I2। ठीक है। तो ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव पाथ ये है, दिस इज पाथ डायरेक्शन, करंट डायरेक्शन अपोजिट है, ये आएगा माइनस। ठीक है। अब मूव करेंगे E to F, E to F, शाबाश। तो यहां से करंट ऊपर जा रही है, हम नीचे आ रहे हैं, ये भी माइनस आएगा 2 times I2। ठीक है ना। बस ये 2 रजिस्टर और एक और रजिस्टर यहां से है, तो ये यहां से अब जाएंगे हम A to D, ऊपर जाएंगे, मगर करंट नीचे आ रही है, ये भी माइनस आएगा। क्या बनेगा ये? शाबाश। यहां से आएगा 4 times I1 प्लस I2। ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, multiply throughout by minus, you will get 6 equal to 3I2 plus 2I2 minus 4। ये 2I2 and 3I2 कितना बनेगा? इसको ऐड कीजिए यहाँ पे ही, 5I2 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये भी प्लस 4I1 प्लस 4I2 and now this will become 6 equal to 5 and 4 हुआ 9I2 plus 4I1, or we can write it as 4
times I1 plus 9 times I2 equal to 6. This is the second equation. ठीक है ना? This is the first equation, this is second equation. This contains I1 I2, this contains I1 I2. And you can solve these two equations simultaneously by substitution method, by addition subtraction method. ठीक है ना? जो भी मेथड होगा जो 9th 10th में आप लोगों ने सीखे हैं, तो वो आप इसमें यूज करके आप I1 और I2 का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है ना? तो एक और लूप, यहाँ पे 2 ही लूप कंसिडर करने हैं, मैं तीसरा लूप भी मैं दिखा दूंगा यहाँ पे। थर्ड लूप एज वेल, फॉर क्लोज लूप हम ले लेंगे, यह थर्ड लूप। कौन सा? यहां से स्टार्ट करेंगे, C D E F A B C, C से स्टार्ट किया, C तक आ गई, यहां से पूरा लूप, बड़ा लूप। ठीक है ना? इसमें देखेंगे अलजेब्रिक सम ऑफ EMFs इज इक्वल अलजेब्रिक सम ऑफ रेट्स ऑफ करंट्स एंड रेजिस्टेंसेस। व्हाट इज EMFs? तो यहां से स्टार्ट करेंगे, तो यहां से स्टार्ट करेंगे हम F से B तक, लूप हमने लिया क्लॉकवाइज। ठीक है? इस तरह से लूप लिया हमने क्लॉकवाइज। गो फ्रॉम F टू B। यहाँ पे पहले ये बैटरी आती है, उसका EMF है 6 वोल्ट, अभी पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, वी आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये आएगा नेगेटिव। ठीक है ना? देन हियर इन दिस केस वी आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव पॉजिटिव, ये आएगा पॉजिटिव 12 वोल्ट। ठीक है ना? यही इसमें दो बैटरीज है। एंड देन मूव फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड देयर इज वन रेजिस्टर। अब करंट कहां से कहां जा रही है? डायरेक्शन ऑफ करंट तो वो गिवन है, वो पहले मैंने बता दिया। यहां से करंट जा रही है ऊपर, पाथ भी ऊपर, तो प्लस आएगा ट्वाइस I1, तो यहां से भी प्लस आएगा 1 टाइम्स I1। तो फिर यहां मूव करना, यहां से नहीं जाना है हमें, पाथ यहां से है, याद रखना है। ठीक है ना? ये पाथ में बाईपास हो गई, अब पाथ यहां से है, जहां से पाथ होगी। अब यहां मूव करना है तो आएगा प्लस, ये आएगा अपोजिट डायरेक्शन है, करंट वहां से आ रही है, हम यहां से जा रहे हैं, तो माइनस आएगा। I यहां से आएगा 3 टाइम्स I2। फिर E से F जाना, ये भी माइनस आएगा, माइनस, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ पाथ एंड डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट है, तो ये आएगा 2 टाइम्स I2। ठीक है ना? फिर वापस पहुंचना है B पर, तो ये हमने पहले ले लिए। सो सॉल्व दीज, यू विल गेट 6 -6 + 12 मीन्स 6 इक्वल टू 2I 1I कितना बनता है? 3I 1, एंड दिस इज -3I1, दिस -2I2, 3I2 3, ये बनेगा -5I2। तो एक और इक्वेशन बन गई, 3 टाइम्स I1 -5 टाइम्स I2 इक्वल 6। ये और एक और इक्वेशन बन गई बिटवीन I1 एंड I2। ठीक है ना? 3 इक्वेशन मैंने दिखा दी, बट वी रिक्वायर ओनली 2 इक्वेशंस। ठीक है? तो उनको सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली, यू विल गेट द वैल्यू फॉर I1 एंड I2। जब I1 I2 निकलेगा, ये कर लेना खुद कर लेना ये, तो जब I1 I2 का वैल्यू निकलेगा तो यहां से आपको पता चलेगा यहां से करंट कितनी होगी, तो उसके बाद आप बता सकते हो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, करंट रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस को पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसके अक्रॉस यू कैन सॉल्व दिस सर्किट। ये मैंने आज ये दिखा दिया कैसे हम किरचॉफ सर्किट लॉज यूज करते हैं। Now I hope that after this अगर आप घर में 3-4 एग्जाम्पल्स करोगे तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ठीक है ना? और जरूरी है कि आप कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ प्रॉब्लम्स, आप कुछ सर्किट्स आप सॉल्व करेंगे घर पर। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।